हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपकी फ्रेंड एंड मेंटर आशिता आप सबका स्वागत करती हूँ ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। सो बच्चे लोग, हमारी चीट शीट सीरीज चल रही है एंड आप सब लोगों की डिमांड पे ही ये वाला चैप्टर है द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स जो है वो लेकर आए हैं। ठीक है, पहले इंक्लूडेड नहीं था पर क्योंकि बहुत सारे बच्चों को चाहिए था तो ये वाला चैप्टर भी अब आ रहा है। तो बेटा अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बस सुनना है इस चैप्टर को। ठीक है, आपको इसमें पूरा ही चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे, है ना। सबकी एक चीट शीट मिल जाएगी आपको। अब बेटा चैप्टर का नाम क्या है, मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर। इसका क्या मतलब है, रीजनल यानी एरिया, रीजन कोई पर्टिकुलर एरिया। अब बेटा आपको पता है कि हर एक एरिया की अपनी कुछ खासियत है, अपनी एक लैंग्वेज है, अपने एक कपड़े, अपनी एक ड्रेसिंग होती है। ठीक है, अपनी एक अलग अलग तरीके की चीजें, खाना होता है, कि नॉर्थ का अलग है, साउथ का अलग है। तो बेटा ये क्या है, ये सब रीजन का पार्ट है, उस एरिया का पार्ट है। तो देखो ये यही बोल रहा है कि मिडिवल पीरियड जो है उसने क्या देखा, इमर्जेंस ऑफ सेवरल रीजनल लैंग्वेजेस एंड एसोसिएटेड लिटरेचर्स। बहुत सारी लैंग्वेज का राइज देखने को मिला और उसी के साथ साथ उसी भाषा में कुछ चीजें लिखी भी गई। ठीक है, इट इज क्वाइट कॉमन फॉर अस टू आइडेंटिफाई अ रीजन विथ इट्स लैंग्वेज। अगर हमें कोई भी किसी एक एरिया के बारे में हम बताते हैं तो जनरली हम कैसे बताते हैं, उसकी लैंग्वेज से ही उसको एसोसिएट करते हैं। जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं तमिलनाडु तो वहां पे भाषा कौन सी बोली जाती है, तमिल। अगर मैं बोल रही हूँ राजस्थान, वहां पे कौन सी भाषा बोली जाती है, राजस्थानी। तो बेटा किसी भी एक एरिया को हम उसकी लैंग्वेज से ही रिलेट करते हैं, है ना। तो इस टाइम पे हमको अलग अलग एरिया में अलग अलग लैंग्वेज, टेम्पल, क्या क्या चीजें हो रही थी उसके बारे में इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। अब बेटा सबसे पहला जो आपका रीजनल कल्चर चालू होता है वो होता है केरला। अब बेटा इस टाइम से मेरा मतलब है आपके 9th सेंचुरी के आसपास केरला में एक किंगडम बड़ा पावरफुल हो जाता है। इंडिया का मैं ये साउथ वाला पार्ट बना रही हूं और यहां पर है केरला। ठीक है, केरला में एक किंगडम बड़ा पावरफुल हो जाता है, एक फैमिली बड़ी पावरफुल हो जाती है जिसका नाम है चेरास। चेरास जो है, चेरास, ठीक है, चेरा एम्पायर ऑफ महोदयापुरम। बेसिकली आप केरला भी याद रख सकते हो। केरला में बेटा जो चेराज है ये सबसे ज्यादा प्रमोट किसको करते हैं, अब क्योंकि केरला में आपको पता है कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयालम। तो बेटा इसी टाइम पे मलयालम भाषा का हमको क्या देखने को मिलता है, राइज देखने को मिलता है। ठीक है, अब आप कहोगे मैम हमें कैसे पता चलता है कि इस टाइम पे मलयालम लैंग्वेज का राइज हो रहा था। तो बेटा इस टाइम पे यानी 9th सेंचुरी के आसपास केरला में मलयालम भाषा में बहुत सारी किताबें लिखी गई। उनमें से एक किताब जो आपकी बुक में गिवन है वो कौन सी है, वो है लीला तिलकम। ठीक है, तो बेटा जो लीला तिलकम किताब है ये बेसिकली किताब किसके बारे में बताती है, ग्रामर के बारे में बताती है और पोएटिक्स के बारे में बताती है। ठीक है, अब बेटा ये जो किताब है ये किस में लिखी गई थी, तो ये एक लैंग्वेज में लिखी गई थी जिसको बोलते हैं मणिप्रवलम। मणिप्रवलम। अब आप कहोगे मैम ये मणिप्रवलम क्या है, तो बेटा मणिप्रवलम कुछ भी नहीं है, मिक्स ऑफ लैंग्वेज है, मिक्सचर है लैंग्वेज का। कौन सी दो लैंग्वेज का, मिक्सचर ऑफ संस्कृत एंड मलयालम। तो बेटा ये जो किताब है ये दोनों तरीके की भाषा, मतलब कि इसमें आपको संस्कृत भी मिलेगी और इसमें आपको मलयालम भी देखने को मिलेगी। तो बेटा आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पहले तो कि मणिप्रवलम क्या है, तो मुझे बताओ पॉज करके मणिप्रवलम क्या है। मणिप्रवलम मिक्सचर है भाषाओं का। ठीक है, कौन सी भाषाओं का, तो बेटा मिक्सचर है आपकी मलयालम और संस्कृत का। मणिप्रवलम में मतलब मणिप्रवलम नाम की भाषा में कौन सी किताब लिखी गई है, तो लीला तिलकम नाम की किताब है लिखी गई है। आपको ये 2-3 चीजें क्या रखनी है, याद रखनी है। अब बेटा जब हमने बात केरला की कर दी है तो अब हम केरला से घूमते घूमते थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं ओडिशा की तरफ। ठीक है, अब इस टाइम पे ओडिशा में हमको क्या देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग जो हैं उनने लोग हमेशा से भक्ति तो करते ही थे पर इस टाइम पे हमको बड़े बड़े टेम्पल्स बनते हुए दिखते हैं। कहाँ पर, ओडिशा में। टेम्पल बनाना भी तो कल्चर की पार्ट है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो बेटा ओडिशा में लोकल लोग जो थे वो क्या बनाते थे, इमेज बनाते थे भगवानों की। कैसे बनाते थे, लकड़ी के टुकड़ों से। कौन से भगवान की इमेज बनाते थे, तो बेटा जगन्नाथ यानी कि जो लॉर्ड विष्णु का ही एक फॉर्म है उसकी फोटो बनाया करते थे, उसकी इमेज बनाया करते थे। ठीक है, अब बेटा धीरे धीरे क्या हुआ, लोग जो है वुड से जगन्नाथ जी की फोटो तो बना ही रहे हैं, इमेज जो है वो बना ही रहे हैं, जो लॉर्ड विष्णु का ही एक फॉर्म है। एक राजा आता है जिसका क्या नाम है, राजा अनंत वर्मन। ठीक है, कौन सा राजा आता है, अनंत वर्मन नाम का एक राजा आता है। ठीक है,
क्योंकि आपको पता है अलग अलग एरिया में अलग अलग राजा रूल कर रहे थे, है ना। अनंत वर्मन नाम का एक राजा है जो कि गंगा डायनेस्टी का राजा है, ठीक है। डायनेस्टी यानी पावरफुल फैमिली, ठीक है। जैसे साउथ में चेरा थी, केरला में चेरा थी, वैसे ही ओडिशा में गंगा डायनेस्टी है। अब बेटा अनंत वर्मन, क्योंकि लोग इतने ज्यादा धार्मिक हो गए हैं, इतनी ज्यादा इमेजेस बना रहे हैं, तो वो डिसाइड करता है एक टेम्पल बनवाने की, जिसको हम आज जगन्नाथ टेम्पल के बारे में जानते हैं, नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बेटा ये जो जगन्नाथ टेम्पल है, जहां से आज बहुत सारे लोग जहां पे पूजा करने के लिए जाते हैं, जगन्नाथ टेम्पल जो कि पुरी में है, पुरी ओडिशा में, वहां पे यहाँ पे बेटा देश विदेश हर जगह से लोग देखने आते हैं। इसको बनवाया किसने? इसको बनवाया था अनंत वर्मन नाम के राजा ने। अच्छा, अगर आप इस टेम्पल में जाओगे ना, तो अभी भी बेटा आपको जो मूर्ति मिलेगी ना, वो वुड की ही मिलेगी। यानी हमें पता चलता है कि वहाँ के लोकल लोग जो वुड की मूर्तियाँ बनाया करते थे, आज भी उसकी पूजा की जाती है। तो ये अच्छी बात है कि नहीं है? बहुत अच्छी बात है। लोकल आर्ट को हम कितना प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा धीरे धीरे करके क्या हुआ, ओडिशा में टेम्पल जो है वो बहुत सारे लोग उधर विजिट करने लग गए, ठीक है। टेम्पल्स में बाहर से, दूसरी जगहों से बहुत सारे लोग प्रेयर करने के लिए आया करते थे। अब बेटा एक टाइम बाद ऐसा हो गया कि जो भी जना अगर ओडिशा पे कंट्रोल पाना चाहता है, वो कोशिश करता था कि वो टेम्पल को भी कंट्रोल करे। क्या आप मुझे रीजन बता सकते हो क्यों? पॉज करके बताओ अगर आपको पता है तो। देखो, अगर आप किसी भी एरिया में अटैक कर रहे हो, ठीक है, यानी अगर आप किसी भी एरिया का राजा बनना चाहते हो, तो वहां के लोग आपसे खुश होने चाहिए, वरना फिर लोग आपको नहीं तो 2 दिन में ही बोल देंगे कि हमें ये राजा पसंद नहीं है। तो अगर आपको लोगों को खुश रखना है, लोगों में अपनी एक्सेप्टेंस को बना के रखना है, तो आप क्या करोगे बेटा? लोगों का जिसमें विश्वास है, आप उसी एरिया को अपने अंडर में ले लोगे। और लोगों का विश्वास कहाँ पर है? टेम्पल में। आपसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों होता था कि हर कोई अगर जो भी ओडिशा पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है, वो टेम्पल को भी अपने अंडर में लाने की कोशिश करता था। क्यों? तो बेटा देखो, ठीक है, क्यों? क्योंकि दे फेल्ट दैट दिस वुड मेक देयर रूल एक्सेप्टेबल टू द लोकल पीपल। क्योंकि उनको लगता था कि अगर वो टेम्पल को अपने कब्जे में ले लेंगे तो लोकल लोग उनको एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ, टेम्पल जिसके अंडर में वही हमारा क्या है? राजा है। तो इसीलिए बेटा जो भी अटैक करने की कोशिश करता था, वो टेम्पल को अपने अंडर में लेने की पूरी कोशिश करते थे। ये कहाँ की बात हो रही है? ये बात हो रही है ओडिशा की। अब ओडिशा से घूमते घूमते हम पहुंच जाते हैं राजस्थान में। अब राजस्थान का नाम राजस्थान कैसे पड़ा? राजपूताना की वजह से, ठीक है। राजपूताना का क्या मतलब है? राजपूत। राजस्थान में सबसे ज्यादा हिस्ट्री जिसकी पढ़ी जाती है, वो किसकी पढ़ी जाती है? राजपूतों की, है ना। तो बेटा राजस्थान वर्ड राजपूताना से निकलता है, ठीक है। अब बेटा राजपूत में ही एक इंपॉर्टेंट रूलर जिनके बारे में हम हिस्ट्री में अक्सर पढ़ते हैं, वो कौन है? पृथ्वीराज चौहान। कौन है? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप सब लोगों ने भी बहुत सुना होगा, इनकी महान कहानियों के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब बेटा होता क्या था? कभी भी कोई भी एक राजा होता था ना, तो वो हमेशा वॉर पे जाते थे, हमेशा फाइट करने जाते थे अपने किंगडम को बचाने के लिए। पुराने टाइम में वॉर को बड़ा प्राइड मूवमेंट की तरह लिया जाता था। क्यों? क्योंकि आप अपने लोगों को, अपने किंगडम को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हो। तो बेटा राजा लोग क्या करते थे? अपनी जो भी कहानियां हैं, अपनी जो भी गाथाएं हैं, इनको क्या करते थे? लिखवाया करते थे। कैसे? दूसरे मिनिस्टर्स के द्वारा। अब आप कहोगे मैम ऐसा क्यों करते थे वो? तो देखो, दो चीजों के लिए। एक तो हिस्ट्री में उन्हें याद रखा जाए इसीलिए, और दूसरा इसीलिए कि दूसरे लोगों को, आने वाली पीढ़ी को भी उन राजाओं से क्या मिले? इंस्पिरेशन मिले। जैसे अभी हम लोग भी कभी कभी जब बहुत लो फील करते हैं, तो हमें स्टोरी सुनाई जाती है ना महाराणा प्रताप जी की, ठीक है, हमें स्टोरी सुनाई जाती है पृथ्वीराज चौहान जी की, हमें स्टोरी सुनाई जाती है छत्रपति शिवाजी की। तो उन स्टोरीज से हमें क्या मिलता है? इंस्पिरेशन मिलता है। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ, है ना। तो बेटा ये जो भी स्टोरीज होती थी राजाओं की, इनको रिकॉर्ड करके रखा जाता था, मतलब कि इनको लिख के रखा जाता था, या तो पोयम के फॉर्म में या फिर गानों के फॉर्म में। क्यों लिख के रखा जाता था बेटा? एक तो ताकि मेमोरीज बनी रहे राजा की, उनको समय समय पे लोग याद करते रहे, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ताकि आने वाली जनरेशन को उन राजाओं से क्या मिले? इंस्पिरेशन मिले, ठीक है। तो आपको ये क्या रखना है? याद रखना है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो क्यों सुनाया जाता था? क्यों प्रिजर्व करके रखा जाता था? एक तो मेमोरी के लिए, दूसरा इंस्पिरेशन के लिए,
ठीक है, किन चीजों को, उनकी कहानियों को पोयम के फॉर्म में या फिर सॉन्ग्स के फॉर्म में लिखा जाता था। अब बेटा राजपूतों में ये तो बात हो गई राजाओं की, औरतों के बारे में हमें क्या जानने को मिलता है? तो बेटा राजपूतों में औरतों के बारे में जो हमें जानने को मिलता है वो ये मिलता है कि औरतें जो है वो क्या किया करती थी, सती किया करती थी। अब आप कहोगे मैम सती का क्या मतलब है? तो बेटा कई बार जब राजा की डेथ हो जाती थी तो उनकी जो वाइफ है या किसी आदमी की डेथ हो गई है तो उनकी वाइफ है वो भी खुद की जान ले लेती थी अपने हस्बैंड की या जो भी उनका हस्बैंड है उसकी चिता में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सती बोलते हैं। यानी कि आपके हस्बैंड को जब जलाया जा रहा है डेथ के बाद, आप भी उसमें कूद के अपनी क्या ले रहे हो, जान ले रहे हो। तो बेटा ये सती प्रथा जो है ये राजपूतों में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। स्पेशली कौन करता था, औरतें करती थी। तो राजाओं के बारे में, मेन के बारे में एज हीरोज, एज राजा की तरह बताया जाता था। और औरतों के बारे में जो बताया जाता है राजपूतों में वो ज्यादातर हमें किसके बारे में लिखा हुआ मिलता है, सती प्रथा के बारे में लिखा हुआ मिलता है। अब ये क्या प्रथा सही है या गलत है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। अब बेटा दूसरा जो है वो है आपकी स्टोरी ऑफ कथक। कथक क्या है, एक डांस फॉर्म है, ठीक है, क्लासिकल डांस फॉर्म है। इंडिया में कितने डांस फॉर्म, क्लासिकल डांस फॉर्म्स है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ अगर आपको पता है तो बेटा एक डांस फॉर्म है जिसका नाम है कथक। पुराने टाइम में इसका मतलब डांस फॉर्म नहीं था, पुराने टाइम में कथक जो शब्द निकलता है वो कथा नाम के शब्द से निकलता है। कथा यानी स्टोरी, ठीक है। तो लोग जो है पुराने टाइम में जब स्टोरी सुनाया करते थे तो स्टोरी सुनाते सुनाते उनने हैंड और लेग मूवमेंट भी चालू कर दिए। राजाओं की स्टोरियां सुनाया करते थे तो स्टोरी सुनाते सुनाते उनने डांस करना भी शुरू कर दिया और धीरे धीरे इसने एक डांस फॉर्म का रूप ले लिया जिसको हम क्या बोलते हैं, कथक बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा कथक कहाँ पे होता है, नॉर्थ इंडिया में होता है ना। पहले कथक कौन थे बेटा, स्टोरी टेलर्स थे जो राजाओं की उनकी वाहवाही में उनने इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें करी उसकी स्टोरीज सुनाते थे। पर धीरे धीरे करके ये क्या बन गए, डांसर्स भी बन गए। अब बेटा आपको कथक में राधा कृष्णा की भी स्टोरीज मिलेगी, राजाओं की स्टोरीज भी मिलेगी, बहुत सारी अलग अलग तरीके की स्टोरीज मिलेगी। अब बेटा कथक में दो घराने बड़े फेमस हैं। घराने का क्या मतलब है बेटा, फैमिलीज होती है जो इसको, जिसमें उनके फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो इसी डांस फॉर्म को आगे बढ़ाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं आगे और भी ट्रेन करते हैं अपने आने वाली जनरेशन को, ठीक है, और इस ट्रेडिशन को आगे ले जाते हैं। तो बेटा दो घराने बड़े फेमस है, एक है जयपुर घराना और दूसरा है लखनऊ घराना, जो आपकी किताब में भी गिवन है तो आपको पता होना चाहिए। तो घराने कुछ नहीं है बेटा, किसी भी डांस फॉर्म में उसको आगे बढ़ाने जाने वाले जो लोग हैं वो घराना बनाते हैं। एक लखनऊ घराना काफ़ी फेमस है, ठीक है, और एक जो है वो आपका जयपुर घराना जो है काफ़ी फेमस है। यहाँ पर लोग जो है इनफैक्ट जो राजा महाराजा होते थे वो भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते थे जब कथक डांसर्स डांस करने के साथ साथ स्टोरीज भी सुनाया करते थे। तो कथा वर्ड से निकल रहा है कथक, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मिनिएचर्स का। कल्चर का पार्ट पेंटिंग्स भी होती है। अब बेटा पेंटिंग्स में मिनिएचर पेंटिंग क्या है, ऐसी पेंटिंग जिनकी साइज कैसी है, जो थोड़ी सी छोटी छोटी बड़ी बारीक है, ठीक है, जो स्मॉल है, साइज में स्मॉल है और बारीक है, उनको मिनिएचर्स बोलते हैं। अब बेटा ये जो पेंटिंग्स है ये मुगल टाइम से ही बड़ी फेमस थी, है ना। तो मिनिएचर पेंटिंग कौन सी है, स्मॉल साइज पेंटिंग्स है जो कि कहाँ की जाती है, वाटर कलर से की जाती है, या तो क्लॉथ पे या फिर पेपर पे। मुगल एम्पायर जब डिक्लाइन हुआ, ठीक है, मुगल एम्पायर में काफी ज्यादा फेमस थी मिनिएचर पेंटिंग, बहुत फेमस थी। पर जैसे जैसे मुगल एम्पायर गिरने लग गया, डिक्लाइन होने लग गया, ये पेंटिंग कल्चर डिक्लाइन नहीं हुआ, ये और अलग अलग जगह पे फैलने लग गया, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले तो मुगल्स में बड़ा फेमस था, पर मुगल्स के बाद ये पेंटिंग्स जो है हमको अलग अलग जगह पे और देखने को मिली, जैसे कि राजपूत में, ठीक है, बूंदी के राजपूत, किशनगढ़, बेटा ये अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स होने लग गई इन एरियाज में, ठीक है। ये जो पेंटिंग आपको दिख रही है ना, ये भी एक मिनिएचर पेंटिंग है जिसको बनी ठनी पेंटिंग बोला जाता है, जो किशनगढ़ में बड़ी फेमस है। तो बेटा ये राजपूतों में काफी ज्यादा फेमस हो गई। अच्छा राजपूतों के साथ साथ ये और कहाँ पे फेमस हो गई, तो बेटा कांगड़ा पेंटिंग, ये भी एक तरीके की मिनिएचर पेंटिंग है।
अब कांगड़ा कहाँ पे है? तो बेटा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये पेंटिंग्स जो है मतलब इनका कल्चर जो है वो हिमाचल प्रदेश तक भी पहुंचा। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में सिर्फ कांगड़ा तक नहीं रुका, उसके ऊपर एक और जगह है जिसका नाम है बसोली, वहां तक भी पहुंचा। तो इसीलिए इस पेंटिंग का नाम क्या हो गया? बसोली पेंटिंग्स। जिस एरिया में पहुंचा है उस एरिया पे नाम पड़ जाता है पेंटिंग्स का। तो बेटा ये तीनों ही मिनिएचर पेंटिंग का फॉर्म है। आपको दिख रहा होगा कि कितने सुंदर सुंदर ब्राइट येलो, ब्राइट ब्लू कलर यूज किए जाते हैं और कितनी सुंदर लग रही है ये पेंटिंग्स, ठीक है। ऐसा बताते हैं, एक भानुदत्त करके राइटर है जिनने एक किताब लिखी है रास मंजरी, उस पे पूरी पेंटिंग्स जो हो रखी है वो बसोली पेंटिंग ही हो रखी है। तो इससे हमें ये पता चलता है ये पेंटिंग्स बड़ी फेमस हुई। मुगल के डिक्लाइन के बाद ये राजपूतों में देखी गई, कांगड़ा पेंटिंग भी देखी गई जो कि हिमाचल प्रदेश में होती थी, और उसके अलावा बेटा बसोली पेंटिंग्स भी देखी गई। ये अलग अलग टाइप है मिनिएचर पेंटिंग के। याद रहेगा? याद रहेगा। याद रहेगा तो पॉज करके मुझे लिख कर बताओ। अब बेटा दूसरी जगह जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है बंगाल। अब बंगाल में एक लैंग्वेज डेवलप हुई जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था बंगाली भाषा। बंगाली भाषा पे ही तो नाम पड़ा है उस एरिया का, बंगाल, ठीक है। तो बेटा बंगाली भाषा जो है एक्चुअल में निकली कहाँ से है? संस्कृत में से निकली है, ठीक है। कहाँ से निकली है? संस्कृत में से निकली है। तो बेटा जहां पे बंगाली भाषा बोली जाती थी उस एरिया को अब क्या बोलने लग गए? बंगाल बोलने लग गए। अब बेटा यहां पर, ठीक है, अब ये जो एक सेकेंड पहले यहाँ पे जाने से पहले मुझे एक चीज आपको और बतानी है कि हमें ये कैसे पता चलता है कि बंगाली भाषा जो है वो डेवलप हुई है। आपके आ रहा होगा दिमाग में कि मैम बंगाली भाषा तो डेवलप हो गई, ये हमें कैसे पता चलता है? तो बेटा हमें बंगाली लिटरेचर मिलता है, मतलब कि बंगाली भाषा में लिखी गई हमें कुछ किताबें मिलती है, कुछ कविताएं मिलती है। तो बेटा बंगाली लिटरेचर में पोयम्स को क्या बोलते हैं? मंगल काव्य। क्या बोलते हैं? मंगल काव्यास। बेसिकली ये कुछ नहीं है, पोयम्स है। और दूसरा बेटा बंगाल में जो हमको लिटरेचर मिलता है जो पूरा बंगाली भाषा में है वो है नाथ लिटरेचर। आप कहोगे मैम इसका नाम नाथ लिटरेचर क्यों पड़ गया? तो बेटा ये हमें ये बता रहा है कि बंगाली एक अलग भाषा की तरह काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई थी। कहाँ पर? बंगाल वाले एरिया में। तो बेटा नाथ लिटरेचर जो है वो किससे रिलेटेड है? बंगाली भाषा से रिलेटेड है। इसमें आपको कहानी मिलेगी गोपी चंद्र की, मैनामती की, धर्म ठाकुर की। अब आप कहोगे मैम ये कौन है? तो ये सारे लोकल हीरोज है बंगाल के। धर्म ठाकुर जी की तो आज भी पूजा की जाती है बंगाल में। तो नाथ लिटरेचर में आपको स्टोरीज मिलेगी किसकी? आप लिख सकते हो गोपीचंद, ठीक है, धर्म ठाकुर की तो बेटा आज भी पूजा की जाती है बंगाल में, ठीक है। अब बेटा पीर्स एंड टेम्पल्स, देखो जैसे हमने जाना ओडिशा में भी टेम्पल फेमस थे, वैसे ही बंगाल में भी टेम्पल बनने चालू हो गए थे। इन टेम्पल्स को क्या बोलते हैं अभी हम जान लेते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ये पीर्स कौन है? तो देखो बेटा बंगाल जो है, अगर मैं यहाँ पे बंगाल ऐसा समझ लो ये बंगाल है, ठीक है। अब बेटा बंगाल में जो ये वेस्ट वाला पार्ट है ना, ये कैसा है? ड्राई है। अच्छे से सुनना है इस चीज को, ठीक है, आपको तभी समझ आएगा। ये वाला एरिया ईस्ट वाला पार्ट जो है ये कैसा है? फर्टाइल है, यानी कि उपजाऊ है। अब बेटा हुआ क्या था, बहुत सारे लोग जो है ना वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव किया करते थे। अब बेटा जब भी कोई जना नई जगह पे जाता है तो उसका कोई भी वहां पे सगा नहीं होता है, हमेशा उसको कोई चाहिए होता है कि कोई उसको ज्ञान दे, कोई उसको गाइड करे, है ना, कोई उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करे। तो बेटा जब लोग माइग्रेट किया करते थे, कहाँ से? वेस्ट बंगाल से ईस्ट बंगाल की तरफ, तो बेटा वो क्या करते थे? रास्ते में जाते टाइम या फिर वहां पहुंचने के बाद अपने गुरु बना लिया करते थे, जिसको हम क्या बोलते हैं? पीर बोलते हैं। क्यों बनाते थे? आप नई जगह जाते हो तो आपको टेंशन परेशानी ज्यादा रहती है, परेशानी रहती है तो फिर आप किसको याद करते हो? भगवान को या गुरु को याद करते हो, है ना। तो बेटा ये यही बोल रहा है कि 16th सेंचुरी में क्या देखा गया? बहुत सारे लोग माइग्रेट हो रहे थे, ठीक है, कहाँ पे? ईस्टर्न बंगाल की तरफ, ठीक है। तो बेटा जब ये ईस्टर्न बंगाल की तरफ माइग्रेट हो रहे थे तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे गुरु बन गए थे, ठीक है, और इन्हीं गुरुज को हम क्या बोलते हैं? पीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीर। पीर का क्या मतलब है? गुरुज। कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रखोगे कि जब लोग माइग्रेट होना शुरू हुए, कहां से? वेस्ट से ईस्ट की तरफ,
बीच में उनने बहुत सारे अपने टीचर या गुरु बना लिए थे, जिसको पीर बोलते हैं, जो उनको समय समय पे बताते थे कि आप ऐसा करो, क्योंकि लोग परेशान रहते हैं जब वो किसी भी नए एरिया में जाते हैं। तो अब बेटा इसी के साथ साथ क्या हुआ, धीरे धीरे करके इन गुरु के लिए लोगों ने टेम्पल भी बनाना शुरू कर दिया, मंदिर भी बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो हमें टेम्पल्स भी देखने को मिलते हैं कहाँ पर, बंगाल में। अब ये टेम्पल्स जो है बेटा, इनकी खासियत क्या है, आपको बस दो चीज याद रखनी है, या तो ये डबल रूफ्ड है या फिर ये 4 रूफ्ड है। तो जो डबल रूफ्ड टेम्पल है, ठीक है, पहले टेम्पल ऐसे हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे लोगों के पास पैसे आने लग गए तो उन्हें अच्छे टेम्पल बनाने लग गए, है ना। तो या तो डबल रूफ्ड टेम्पल देखने को मिलते हैं या 4 रूफ्ड टेम्पल देखने को मिलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, दो चला, इनको क्या बोलते हैं, चौचला। चौ यानी 4, दो यानी 2, तो पता ही है। तो बेटा दो चला और चौचला क्या है, टेम्पल के रूफ का टाइप है। ठीक है, कहाँ पे देखने को मिलता है, बंगाल में देखने को मिलता है। याद रहेगा, याद रहेगा। आपसे अगर मैं पूछूं बंगाल टेम्पल के बारे में लिखो, तो आप क्या लिखोगे कि बंगाल में जो पीर है, गुरु है, उनके लिए लोगों ने टेम्पल्स बनाना शुरू किया। ठीक है, बहुत सारे लोगों के पीर कब बने, गुरु कब बने, जब वो माइग्रेट किया करते थे तब। और टेम्पल में हमको दो चला यानी डबल रूफ टेम्पल भी देखने को मिलते हैं, जो कि हट के जैसे होते हैं। और उसके बाद जब लोगों के पास पैसे आने लग गए तो 4 रूफ वाले यानी 4 रूफ टेम्पल, जिसको चौचला बोलते हैं, वो भी देखने को मिलने। याद रहेगी ये बात, याद रहेगी। अब बेटा आपको पता है बंगाल में फिश बड़ा खाना पसंद करते हैं लोग आज भी। अब बेटा बंगाल में लोग मछली खाना तो पसंद करते हैं, पर आपको ये भी बात पता होगी कि जो ब्राह्मण्स होते हैं वो नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाते, वो फिश भी नहीं खाते। पर बेटा लोकल कल्चर के चलते बंगाल के जो ब्राह्मण हैं उनको फिश खाना अलाउड है। अच्छा, आप बोलोगे मैम क्यों? अब बेटा मुझे बताओ, जिस एरिया में मिल रही ही फिश है, क्योंकि पूरा समुद्र के आसपास है ना बंगाल। अगर आप फोटो में देखोगे, बंगाल को मैप में देखोगे तो आपको दिखेगा समुद्र के चारों ओर। तो बेटा अब समुद्र ही है आसपास, तो मछलियां तो मिलेगी। अब क्योंकि फिश ही फूड की तरह अवेलेबल है, अब लोगों को खाना तो खाना पड़ेगा जिंदा जीवित रहने के लिए। तो बेटा बंगाल में जो ब्राह्मण्स है उनको फिश खाना अलाउड है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? तो बेटा ये जो है आपका बृहद्धर्म पुराण, बृहद्धर्म पुराण। पुराण कुछ नहीं है बेटा, ओल्ड स्टोरीज है, अलग अलग गॉड के बारे में, अलग अलग हमारे इंडिया में क्या क्या चीजें हुआ करती थी उसके बारे में स्टोरीज है। ठीक है, तो बृहद्धर्म पुराण क्या बोलता है, अलाउज ब्राह्मण्स ऑफ बंगाल टू ईट फिश। आपसे पूछ सकते हैं ट्रू और फॉल्स में कि बंगाल में जो ब्राह्मण है उनको फिश खाना अलाउड है, तो अलाउड है। कहाँ लिखा हुआ है? बृहद्धर्म पुराण में लिखा गया। ठीक है, तो बेटा इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। आई होप आप सब लोगों ने एक्टिवली सारा चैप्टर सुना है, सारी चीज़ों का अच्छे से ध्यान से, सब अच्छे से सारी चीज़ें सुन के जहाँ पे भी आपको लिखनी है आपने लिख ली है। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। आप सब लोग एकदम रॉक करके आना अपने पेपर में, और अब हम लोग जल्दी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।